हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं रेजिलियंस। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे बीए पॉलिटिकल ऑनर्स फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। जो पेपर 1 है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, उसका फर्स्ट यूनिट व्हाट इज पॉलिटिक्स। ये इस चैप्टर की थर्ड पार्ट की वीडियो है और बाकी 2 पार्ट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसके अंदर हमने देखा था कि थ्योरी होती क्या है और क्या सिस्टमेटिक, एडहोक, वर्ड डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और ये सब रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर थ्योरी जो दूसरे वर्ड बेस्ड मतलब वर्ड डिपेंडेंट जो रिफ्लेक्शंस होते हैं उनसे थ्योरी कैसे अलग है, ये हम इस पार्ट के अंदर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ठंड रखो भाई, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो थ्योरी जो टर्म है उसकी क्या डिस्टिंक्टिवनेस है, कोई चीज़ किसी से अलग कैसे है, कि मतलब जो थ्योरी है वो जो दूसरे वर्ड डिपेंडेंट जो रिफ्लेक्शंस होते हैं जो हमने प्रीवियस पार्ट में देखे थे, अगर नहीं देखे हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा। तो जो थ्योरी है वो दूसरे वर्ड डिपेंडेंट रिफ्लेक्शन से कैसे अलग है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 2 टर्म होती है, एक तो होता है फिलोसफर, एक होता है थ्योरिस्ट। हम इन दोनों टर्म को बहुत बार इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं कि कभी कहीं कोई टर्म लिख देते हैं और कभी कहीं कोई टर्म लिख देते हैं। बेसिकली हमें इन दोनों के बीच का जो मतलब है वो नहीं पता, तो हम इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। तो हम इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर देते हैं कि हम कहीं हमारे लिए बेसिकली फिलोसफर और थ्योरिस्ट का जो मतलब है वो एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या चाहते हैं, एक फिलोसफर से एक थ्योरिस्ट से, फोकस ऑन दी मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑन डिफरेंट वेज इन विच वी द वर्ड्स आर यूज्ड सो दैट शी कैन इवेंचुअली आंसर क्वेश्चंस सच एज व्हाट इज जस्टिस। तो एक फिलोसफर्स का काम क्या होता है कि वो स्टडी करे किसी भी वर्ड्स की, एक्सप्रेशंस की, और वो ये क्वेश्चन करे। क्या क्वेश्चन करे, जैसे कि व्हाट इज जस्टिस, कि जस्टिस क्या होता है, आखिर न्याय क्या होता है। और वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ऑफ सोशल रिवोल्यूशन, वो ये पूछे कि जो सोशल रिवोल्यूशन है इस फ्रेज का मतलब क्या होता है। और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द सोशल रिफॉर्म, सोशल रिवोल्यूशन और सोशल रिफॉर्म में क्या फ़र्क है, ये पूछना किसका काम है, फिलोसफर का। एंड व्हाट इज़ द कोर आइडिया ऑफ फ्रीडम, तो उसका ये भी काम है कि वो ये पूछे कि फ्रीडम के पीछे का कोर आइडिया क्या है, आखिर फ्रीडम होती क्या है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीडम एंड इक्वलिटी। और वो ये पूछे इस चीज़ के बारे में कि फ्रीडम और इक्वलिटी मतलब समानता और आज़ादी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कि अगर सोसाइटी के अंदर फ्रीडम है, सबको आज़ादी है, लेकिन इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी नहीं है कि किसी को कम फ्रीडम किसी को ज़्यादा फ्रीडम है। और रिलेशन किस चीज़ के बीच का भी, कि फ्रीडम, इक्वलिटी और जस्टिस मतलब न्याय के बीच में भी, न्याय, समानता और आज़ादी तीनों हैंड इन हैंड चलती है डेमोक्रेसी के अंदर। तो उसका काम है कि वो ये पूछे कि इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, एंड व्हाट डिस्टिंग्विशेस पावर फ्रॉम इन्फ्लुएंस, फोर्स, वायलेंस एंड परसुएशन। और जो पावर है, पावर मतलब जो गवर्नमेंट की जो पावर होती है, जो ताकत होती है, तो वो इन बाकी टर्म से कैसे अलग है। कि एक तो होता है फोर्स, भी होता है, फोर्स के थ्रू भी हम किसी को अपनी बात मनवा सकते हैं जानबूझकर, वायलेंस कर कर, हिंसा कर कर, हाथ उठाकर। और एक होता है परसुएशन, तो वायलेंस और परसुएशन, परसुएशन होता है कि हम किसी को रीजनिंग दे, हम बताएं कि हमारी जो टर्म है, हमारा जो रीजन है वो कैसे सही है, और सामने वाला उसको अपनी मर्जी से मान ले। तो डिस्टिंग्विशेस दी पावर, तो पावर को ये जो दूसरी टर्म है इनसे क्या चीज़ अलग बनाती है, उसका काम है ये पूछना। बट फिलोसफर्स मस्ट रेज दिस क्वेश्चंस, मतलब इन ऑर्डिनरी लाइफ हम ये सब वर्ड यूज़ कर लेते हैं, सोशल रिवोल्यूशन, सोशल रिफॉर्म, हमें नहीं बताया होता है कि हम कहाँ कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं या फिर क्यों करना चाहिए, तो हमारा ये काम नहीं है। जबकि फिलोसफर्स का काम होता है, तो दे आर कंपेल्ड, वो बाधित है ये क्वेश्चंस पूछने के लिए, वो उनकी ड्यूटी है। बट फिलोसफर्स मस्ट रेज दिस क्वेश्चन, लेकिन उनको ये सवाल उठाने चाहिए, एंड अंडरस्टैंड देम इन अ पार्टिकुलर वे, और उन्हें समझना चाहिए कि इसके पीछे का रीजन क्या है। एंड व्हेन asked time we don't expect philosopher to look at their watches and tell us the precise time of the day। जब हम किसी फिलोसफर से पूछे कि टाइम क्या है, तो हम उसे ये आशा नहीं रख रहे हैं कि वो हम अपनी घड़ी को देखे और हमें जो अभी जो टाइम हुआ है, प्रिसाइज टाइम 10 12 13 जो भी है वो हमें बताए। हम उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें बताए कि आखिर टाइम का मीनिंग क्या होता है और आखिर टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है, टाइम में जीना। ठीक है, हम उसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उसके पीछे की रीजनिंग देखे, वो उसके पीछे की थ्योरी देखे। सो लाइकवाइज इफ अ फिलोसफर इज आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट द बेसिक नीड, अगर हम किसी फिलोसफर से ये पूछें, ये क्वेश्चन उठाए कि बेसिक नीड्स के बारे में वो अगर उससे पूछें, तो हम उससे ये आशा नहीं कर रहे हैं कि वो हमें एक लिस्ट बना कर दे दे कि ये सब इंसान की जो अर्जेंट डिज़ायर होती है ना, मतलब ऐसी इच्छाएं जो बिल्कुल अर्जेंट होती है, सबसे ज़रूरी होती है, उसकी एक बेसिक नीड्स की लिस्ट बना कर दे दे, जैसे हाउस, सैनिटेशन, वाटर। हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करें, हम उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो हमें बताए कि जो बेसिक नीड्स होती है और जो ऑर्डिनरी डिज़ायर्स होती है, उन दोनों के बीच में फ़र्क क्या होता है। ठीक है,
तो बेसिक नीड्स के बीच में क्या फ़र्क होता है कि बेसिक नीड्स तो वो होती है जो इनएस्केपेबल होती है, जो कि सिग्निफिकेंट नीड्स होती है, मतलब जो इंसान से अलग नहीं हो सकती, इंसान उनके बिना जी भी नहीं सकता, ठीक है, जैसे हाउसिंग हो गया, शेल्टर हो गया। लेकिन जो ऑर्डिनरी जो डिज़ायर्स होती है वो ये होती है कि इंसान उनके बिना टेम्परेली ही और शी और वी विल लिव विदाउट इट, मतलब वो उसके बिना जी भी सकता है। बेसिक नीड्स आपकी ये हो गई कि अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपकी बेसिक नीड हो गई कि आपको पेन मिले, आपको मतलब जूते मिले, बैग मिले, बैग भी नहीं होता है कई लोगों के पास तो लेकिन जो ऑर्डिनरी जो डिज़ायर होती है वो ये होती है कि आप कहो कि मेरी ये डिज़ायर है कि मुझे नया बैग मिले, मुझे स्कूल जाने के लिए मुझे साइकिल मिले जबकि स्कूल बहुत नज़दीक है। तो बेसिक नीड्स और डिज़ायर के बीच में वो हमें फ़र्क पता है, फिलोसफर्स का काम ये होता है। सो अगर हम सपोज करें कि समवन गिव्स अ कॉल फॉर फ्रीडम, कि कोई अगर आज़ादी की मांग उठाए कि हम वी ऑल शुड बी फ्री, हम सबको आज़ाद होना चाहिए, एंड व्हाट आर द पीपल टू मेक ऑफ दिस कॉल, तो आखिर उसे फिलोसफर्स का काम ये समझना है कि वो जो लोग हैं वो इस आवाज़ से, मतलब उन्होंने जो आवाज़ उठाई कि हमें आज़ादी चाहिए, तो लोग इस आज़ादी से करेंगे क्या, वो किस टाइप की आज़ादी चाहते हैं वो, है ना। सो फॉर अ स्टार्ट, तो शुरू में अगर उन्हें कोई चीज़ आंदोलन या कुछ भी शुरू करना है तो फॉर अ स्टार्ट दे मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू बी फ्री, तो उन्हें ये बात समझनी होगी कि असल में फ्री होने का, आज़ाद होने का मतलब क्या होता है। अगर वो ये बात समझ गए, ठीक है, वंस दे मे अंडरस्टूड द मीनिंग और रेदर द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ फ्रीडम, अगर वो ये बात समझ गए कि फ्रीडम क्या होती है और फ्रीडम के दूसरे मतलब क्या होते हैं, फ्रीडम भी अलग अलग सेंस में होती है, वो हम आगे देखेंगे, जैसे फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल। सो व्हाट डू यू विश टू गेट रिड ऑफ मस्ट बी समथिंग दैट यू इवेलुएट नेगेटिवली, तो हम किस चीज़ से आज़ादी चाहेंगे जो हमारे दिमाग में हम उसको नेगेटिव वे में लेंगे, जिस चीज़ को हम इस चीज़ से आज़ादी नहीं चाहेंगे कि हमें रोज़ अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है तो हमें उससे आज़ादी चाहिए, मतलब हमें अच्छा खाना से नहीं चाहिए, तो हम आज़ादी सिर्फ उन्हीं चीज़ों से मांगनी चाहिए जो कि नेगेटिव वे में होती है। अगर आप किसी चीज़ से आज़ादी मांग रहे हो कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए कि भाई मुझे तो फ्रीडम चाहिए चोरी करने के लिए, मुझे फ्रीडम चाहिए इस आदमी को मुझे मारना है, मुझे लिबर्टी दे दो, तो फ्रीडम वो होनी चाहिए कि गेट रीड ऑफ समथिंग दैट यू इवेलुएट नेगेटिवली, जो सोसाइटी के लिए भी एक नेगेटिव जो कॉन्सेप्ट होता है, हम उसी चीज़ से तो आज़ादी मांगेंगे ना। सो इन लिटरेचर, in the literature on freedom such things that you wish to get rid of usually called constant, तो लिटरेचर की भाषा में अगर हम बात करें तो जिन चीज़ों से हम आज़ादी पाना चाहते हैं, जो लिमिटेशंस होती हैं, उनको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पाबंदियाँ। सो टू बी फ्री इज टू फ्री फ्रॉम कॉन्स्टेंट, तो क्या आज़ाद होने का मतलब होता है कि सारी पाबंदियों से आज़ाद हो जाएं। एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस कॉन्स्टेंट, और ये पाबंदियाँ किस किस टाइप की होती है। देखो, एक तो होता है समाज के कुछ बैरियर्स हो गए, एक होता है कि आपको फिजिकल तरीके से कैद कर दिया गया हो, तो हम देखेंगे कॉन्स्टेंट के टाइप। सो कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट होते हैं जो कि प्योरली फिजिकल होते हैं, तो क्या सभी होते हैं। जैसे फिजिकल का हम एक एग्जांपल लेकर देख सकते हैं कि मान लो कि अगर किसी इंसान को बेड़ियों के अंदर बांध दिया गया है, मैन इज इन चेंज, और या फिर किसी बर्ड को एक केज में डाल दिया है, किसी पक्षी को पिंजरे में डाल दिया है, तो उनके लिए फ्रीडम क्या होगी कि उनके जो फिजिकल कॉन्स्टेंट है उनके ऊपर, मतलब जो शारीरिक जो पाबंदी है वो उनसे हटा दी जाए। सो कुछ भी हो, कुछ लीगल कॉन्स्टेंट भी होते हैं, कानून की नज़रों में कुछ पाबंदियाँ होती हैं कि अगर आप लॉ ना मानो, जैसे अगर एक कोई इंसान है उसको जेल के पीछे डाल दिया क्योंकि ही हैज़ बीन कॉट स्टीलिंग, मतलब उसको चोरी करते हुए पकड़ा था, उसको उसने चोरी की, क्यों की, बिकॉज ही स्टोल, बिकॉज ही वॉज फिजिकली फ्री टू स्टील, भाई उसने इसलिए चोरी की क्योंकि वो फिजिकली फ्री है चोरी करने के लिए। एंड येट ही वॉज इम्प्रिजन्ड बिकॉज इट इज़ इलीगल टू डू सो, वो फ्री तो है लेकिन ये इलीगल है भाई, ये चोरी करना इलीगल है, तो उसको जेल के अंदर डाल दिया। तो हमें ये समझना होगा कि फ्रीडम का भी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है और फ्रीडम के अंदर किस किस टाइप कॉन्स्टेंट होते हैं और कितने टाइप कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है। सो बट बाय वर्च्यू ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स, अब फिजिकल हमने देख लिए, ठीक है, अब हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी देखेंगे कि कुछ हमारे दिमाग के अंदर भी हमारी मानसिक पाबंदियां भी होती है कुछ, ठीक है। जैसे समाज के अंदर साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं कि अगर आप इस कास्ट के हो आपको ये करना चाहिए, इस जेंडर के हो आपको ये करना चाहिए, ठीक है, कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि अगर एक स्लेव है, एक कोई गुलाम है, लेकिन अब वो आज़ाद हो चुका है, हु इज सेट टू फ्री एंड हु इज नाउ प्रोनाउंस्ड एज फॉर्मली इक्वल टू हिज फॉर्मर मास्टर। अब उसका कोई फॉर्मर मास्टर था, ठीक है, मतलब उसका जो पहले मालिक था, अब उसने उसको आज़ाद कर दिया, अब वो दोनों स्टेटस में इक्वल है, ठीक है। अब दोनों एक एग्जाम में compete कर रहे हैं, एक ओपन एग्जाम में वो compete कर रहे हैं एक दूसरे से। अब क्या हुआ कि जो फॉर्मर मास्टर्स था उसने, मतलब जो मालिक था उसने तो अच्छा किया एग्जाम के अंदर, काफ़ी अच्छा किया, लेकिन जो फॉर्मर स्लेव था, फॉर्मर मतलब कि पास्ट टाइम में, ठीक है, अभी नहीं है, तो जो फॉर्मर स्लेव था, जो गुलाम था, वो बेचारा उस एग्ज़ाम को मतलब ढंग से हैंडल भी नहीं कर पाया, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। वो क्यों नहीं कर पाया,
उसका किसी ने हाथ नहीं पकड़ रखा था, वो इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज सेंचुरीज ऑफ स्लेवरी हैव टेकन अवे फ्रॉम हिम द बेसिक सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रिक्वायर्ड फॉर अ गुड परफॉर्मेंस। तो इतने सालों की उसने जो गुलामी की, उससे उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, खुद का जो आत्मसम्मान गुरूर था, वो मतलब एकदम मिट्टी में मिल चुका था। अब उसके पास इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि हाँ वो एग्जाम कर सकता है, तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी थे। तो हम देख रहे हैं कॉन्स्टेंट के बहुत सारे मीनिंग्स, ठीक है। तो फ्रीडम भी हर एक इंसान के अलग अलग सेंस में होती है, ठीक है। सो आई मीन सोशल कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर एक सोशल कॉन्स्टेंट की मैं बात करते हैं, साइकोलॉजिकल हो गई, अब हम देखेंगे सोशल कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अगर एक कोई इंसान है, ठीक है, अ पर्सन इज फिजिकली एंड लीगली फ्री टू एंटर द हायर एजुकेशन सिस्टम। एक इंसान आज़ाद तो है कि हाँ आप अपनी मर्जी से हायर एजुकेशन आप ले सकते हो, ठीक है। सो अगर एक कोई बच्चा है, उसने स्कूल एग्जामिनेशन में उसने 10th और 12th में काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट रहा, ठीक है, एंड he was he has done well in the school examination and well enough to get a place in a decent college। और उसने इतना अच्छा किया कि उसे एक काफ़ी डिसेंट एक अच्छा कॉलेज उसे मिल सकता है, इतने उसके परसेंट आए। बट हायर एजुकेशन इज कॉस्टली, लेकिन अब जो कॉलेज की फीस है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ही वॉज सेवरली हैंडीकैप्ड बाय हिज रिलेटिव पॉवर्टी। अब यहाँ पर वो बंदा वो हैंडीकैप हो चुका है, वो लाचार हो चुका है सोशल कॉन्स्टेंट से, क्योंकि उसकी जो गरीबी है ना उससे वो लाचार हो चुका है। अब उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके ऊपर सोशल और इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट है। इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट इन द सेंस कि उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए फ्रीडम क्या होगी कि उसे पैसे मिले और वो हायर एजुकेशन के लिए जा सके, ठीक है। तो डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ फ्रीडम, ये हम देखेंगे थ्योरी के अंदर। सो इफ आई डिजायर टू स्मोक एंड नो कॉन्स्टेंट एग्जिस्ट प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग सो देन आई एम फ्री। तो अगर एक बंदे ने सवाल उठाया कि हाँ ठीक है, अगर मेरी डिज़ायर है, मेरी इच्छा है कि मैं स्मोक करूँ, ठीक है, मतलब मैं सिगरेट पीऊँ, गांजा फूंकूँ, एंड नो कॉन्स्टेंट एग्जिस्ट, और मेरे ऊपर किसी भी तरीके की पाबंदी ना हो, ठीक है, मुझे ऐसा करने से कोई ना रोके, तो मैं फ्री हूँ। ऐसे जो लोग होते हैं ना वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं, मतलब वो सिर्फ मतलब किसी चीज़ होते हैं, वस्तुवादी वो विचारधारा पे आज़ादी के ऊपर वो बेस्ड होते हैं, वो रॉबस्ट, वो एक ऐसी बोल्ड आज़ादी चाहते हैं कि जहाँ किसी भी तरीके कॉन्स्टेंट किसी भी तरीके की पाबंदी ना हो, और वो खुद डिसाइड करे खुद के लिए कि उनके लिए क्या सही है, ठीक है। वी आर नॉट फ्री, पर असल में अगर उस इंसान को परमिशन दे भी दी जाए कि तुम जाओ तुम स्मोक कर सकते हो, पर फिर भी वो फ्री नहीं होगा, बिकॉज वी सकम टू हैबिट ऑफ एडिक्शन और ही। तो वो इंसान अभी भी किस चीज़ के अंदर बैरियर है, किस चीज़ के अंदर वो फंसा हुआ है कि वो एडिक्ट हो चुका है, वो उसको हैबिट पड़ चुकी है उस चीज़ की, स्मोकिंग करने की। अभी भी वो इंसान फ्री नहीं है क्योंकि वो एडिक्ट हो चुका है, वो किसका गुलाम बन चुका है, उस स्मोकिंग का। तो हमें ये भी देखना होगा कि हम फ्रीडम मांग रहे हैं, सो फ्रीडम इज ए कंडीशन ऑफ लीडिंग अ लाइफ एंड ऑफ डूइंग थिंग्स दैट आर इवेलुएटेड टू बी गुड फॉर अस। तो फ्रीडम भी हमें उन्हीं चीज़ों के लिए मांगनी चाहिए कि हम ऐसी ज़िंदगी जीना चाहेंगे, हम ऐसे काम करना चाहेंगे जो कि हमारे लिए अच्छे हो, उन्हीं चीज़ की हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए। और हम ऐसी डिज़ायर्स को, हम ऐसी इच्छाओं को फुलफिल करना चाहेंगे जो कि वर्थ हो, मतलब जो सही हो, सही इन द सेंस कि हमारे लिए सही हो, सोसाइटी के लिए सही हो, जो कि वर्थ हो। हमें ऐसे हर चीज़ की फ्रीडम हमें नहीं चाहिए कि आपका हो कि हमें तो खेलने कूदने की फ्रीडम चाहिए, फर्स्ट पीरियड के अंदर भी हमें अगर पढ़ा रहे हैं तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें तो खेलने कूदने जाना है, तो वो फ्रीडम नहीं होगी उस सेंस के अंदर, ठीक है। हमें उन्हीं चीज़ों को फर्स्ट प्लेस, उन्हीं चीज़ों को महत्व देना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, गुड फॉर अस है। सो यहाँ पर क्या होता है कि दिस ब्रिंग्स टू मी सेकंड डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ थ्योरी और फिलोसफी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि दूसरा जो फीचर है थ्योरी या फिर फिलोसफी का। अब थ्योरी के टोटल कितने फीचर है, 6 फीचर्स है, कितने 6 फीचर्स, तो वो हम अभी देखेंगे। दूसरा जो फीचर है थ्योरी का वो ये है कि हम अगर कोई भी थ्योरी, अगर हम कोई भी मतलब आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि वो रेशनल है या नहीं। रेशनल इन द सेंस कि टर्म रेशनल इज अंडरस्टूड वेरी ब्रॉडली टू मीन दैट द कंक्लूजन अराइव्ड और हिंटेड एट हैज सम डिसर्नेबल स्ट्रक्चर ऑफ रीजन बिहाइंड इट। कि अगर हम कोई भी आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें देखना होगा कि हम किसी भी कंक्लूजन पे, हम किसी भी मतलब उस पे निष्कर्ष पे अगर हम आ रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि वो सही है या गलत है। हमें थ्योरी के पीछे जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखने होंगे कि सही या गलत। तो थ्योरी का दूसरा फीचर ये भी होता है कि हमें एक रेशनल थिंकिंग रखनी चाहिए। सो व्हेन दे मेक एन असर्शन और प्रपोजल दे मस्ट स्टेट व्हाई दे डू सो। अगर वो कोई भी असर्शन, अगर वो कोई भी बात आगे रख रहे हैं, कोई भी प्रपोजल दे रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें ये भी बताना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स
दे मस्ट गिवन अ रीजन, तो अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो उन्हें कारण देना होगा। इंडीड अगर वो नहीं देंगे तो क्या होगा कि वो कारण नहीं देंगे कि अगर आपने कह दिया कि मुझे फ्रीडम चाहिए, आप यही नहीं बता पाए कि आपको फ्रीडम क्यों चाहिए, तो सामने वाले इंसान को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे अपनी मांग से। वो आपसे रीज़न पूछेगा, ठीक है, और रीज़न पूछेगा, आपके पास जवाब नहीं होगा, आप जवाब को टाल दोगे, कोई दूसरी बात कहोगे, वो उसके पीछे का रीज़न पूछेगा, तो फाइनली हम क्या होगा कि आपके पास कोई रीज़न नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमें कोई भी अगर मांग उठानी है, कोई भी हमें थ्योरी देनी है, तो हमें रीज़न, उसके पीछे का रीज़न और एक पूरा उसके अनअर्थ करना है, सभी रीजंस को एकदम डीप में जाकर उसकी स्टडी करनी है। ठीक है, द ट्रूथ ऑफ मोस्ट थ्योरीज इज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट एंड देयरफॉर लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक टाइम और प्लेसेस। अब ये भी थ्योरी का फीचर है। अब आपको ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एक बार थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि थ्योरी के 6 फीचर्स होते कौन कौन से हैं। वो इसके एंड में बताए गए हैं, जबकि एंड में नहीं बताना चाहिए था, उसको शुरू में बताना चाहिए था, पर मैं आपको अभी शुरू में बता देता हूँ, एक सेकेंड। अब यहाँ पर थ्योरी के 6 फीचर्स बताए गए हैं। थ्योरी इज अ फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक, पहले की थ्योरी होती क्या है? थ्योरी इज अ फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन विद 6 फीचर्स। एक तो होता है एडहॉक, एक होता है सिस्टमेटिक। एडहॉक कोई हमारे दिमाग के अंदर अचानक से कोई विचार आ जाए और चला जाए तो एडहॉक हो गया। अगर हम उस विचार को फॉलो करें, ठीक है, हम ध्यान दें कि हाँ अगर ऐसा भी हो सकता है, हम उसके सारे रीजंस देखें, हम उसको परसुएड करें, तो वो सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो उस एक थ्योरी क्या होती है, एक सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन होता है और उसके 6 फीचर्स होते हैं। ठीक है, पहला फीचर होता है कि कॉन्सेप्चुअल सेंसिटिविटी। अभी हम इनको देख लेते हैं, ऊपर हम समझ लेंगे। कॉन्सेप्चुअल सेंसिटिविटी, हमें पहले ये देखना होगा कि हमारा जो मुद्दा है वो कितना गंभीर है, उसके पीछे का कोर आइडिया क्या है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर हम फ्रीडम की मांग करें, हमें देखना होगा कि फ्रीडम होती क्या है, उसके टाइप कितने होते हैं। दूसरा होता है रेशनल स्ट्रक्चर, हमें ये भी देखना होगा कि हमारी हम जो मांग उठा रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे कि थ्योरी ऐसी ही होनी चाहिए जो कि ह्यूमनली अचीवेबल हो, जो ट्रुथ पे बेस्ड हो, मिथ के ऊपर ना हो, कि जो इंसान अचीव कर सके। ऐसा नहीं है कि हवा में ही तीर मारे जा रहे हो। ठीक है, तो फोर्थ जो फीचर है वो है जनरलिटी, क्योंकि अगर कोई थ्योरी है वो मोस्ट ऑफ दी चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल होनी चाहिए, हर चीज़ के मतलब लागू होनी चाहिए, हर चीज़ के ऊपर एक अलग थ्योरी तो हम नहीं बना सकते ना। ठीक है, और फिफ्थ जो फीचर है वो है कि हम अगर कोई भी थ्योरी दे रहे हैं तो हमारे मन में जो भी अजम्पशन है, हम जो भी पहले से विचारधारा है, हम अपने पहले जो भी हम सोच कर बैठे हैं, हम उन जो हमारे जो प्री अजम्पशन है, हम उनको अनअर्थ करें, उनके पीछे का रीज़न जाने कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ताकि हम अपनी बात आगे वाले को समझा सकें, हम रीज़न दे सकें कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये थ्योरी का होगा फिफ्थ फीचर। लास्ट जो फीचर है कि हमारी थ्योरी है ना वो स्ट्रॉन्ग नॉन स्पेक्यूलेटिव इंटेंट से होनी चाहिए। एक होता है स्पेक्यूलेटिव, जो कि सिर्फ मतलब आइडिया पे बेस्ड होती है। ठीक है, हम क्या अंदाजा लगा रहे हैं, तो थ्योरी नॉन स्पेक्यूलेटिव इंटेंट होना चाहिए उसके पीछे, कि हम सिर्फ अंदाजे के ऊपर कोई भी थ्योरी नहीं दे सकते। ठीक है, आप अंदाजा लगाकर किसी कुएं के अंदर नहीं कूद सकते कि पानी होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब हम आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर आपको अच्छे से समझना है तो, क्योंकि अब हम ये ऊपर थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं, अब हम देखें जनरलिटी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करें, जो थर्ड फीचर है। अब ट्रूथ ऑफ द मोस्ट ऑफ द थ्योरीज इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट एंड देयरफॉर लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक टाइम और प्लेसेस। जो बहुत सारी थ्योरीज होती है उनके पीछे की जो हकीकत होती है उनके पीछे की, मतलब वो सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड होती है, किसी एक चीज़ को लेकर ही होती है। बहुत सारी थ्योरीज ऐसी होती है कि वो लिमिटेड होती है, मतलब वो एक जगह के लिए सीमित होती है, किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, किसी स्पेसिफिक पार्टिकुलर वक्त के लिए या किसी पार्टिकुलर जगह के लिए। सिर्फ कुछ ही ऐसी एक्सेप्शनल थ्योरीज होती है जो कि मतलब बियॉन्ड जाती है टाइम और स्पेस के भी, ऐसी थ्योरीज जो कि हर जगह एप्लीकेबल हो। ठीक है, इवन इफ ऑल रीजंस इफ, अब अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर सारे रेशनल जो पर्सन होते हैं, रेशनल पर्सन जो मतलब सही या गलत की पहचान कर सकते हैं, ठीक है, अगर सारे रेशनल पर्सनस को भी अगर एक जगह बिठा दिया जाए और वो किसी बात पर अगर वो एग्री भी कर जाए, सारे उस बात को मान ले कि हाँ यही बात ये सच है, ठीक है, फाइनल वो इस कंक्लूजन पे आ जाए, तो उसी आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या होगा कि चलते चलते कोई नई इन्फॉर्मेशन अगर निकल के आ गई तो उसके ऊपर दोबारा से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा कि उसी आर्ग्यूमेंट से एक नया आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, और जिस चीज़ के ऊपर वो पहले राजी भी हो गए थे ना, उस चीज़ के ऊपर भी वो क्या करेंगे, क्वेश्चन उठाना शुरू कर देंगे, अर्लियर जो ट्रुथ क्लेम्स है। तो हमने जैसे देखा होगा कि पहले जो थ्योरीज बना दी गई थी उस थ्योरी से सभी एग्री हो गए। ठीक है, अब उस थ्योरी के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब आपके दिमाग में कोई चीज़ आ जाए कि नहीं नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, तो आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आ गया, तो अब आप उस थ्योरी को क्वेश्चन करोगे, जो अर्लियर जो क्लेम जो कि पहले ट्रुथ थे आप उनको क्वेश्चन करोगे। तो यही नेचर होता है थ्योरी का। ठीक है, समझ आ गया होगा।
फोर्थ जो फीचर होता है फिलोसफी या फिर थ्योरी का, उसका मतलब होता है कि हम जो भी आवाज़ उठा रहे हैं हम अनर्थ करें, अनर्थ किसी चीज़ के पीछे का मतलब किसी चीज़ के जो इंटेंशन है उसके पीछे का पता लगाना, ठीक है। तो फोर्थ फीचर ये है कि इज कमिटेड टू अनअर्थिंग द बैकग्राउंड अजम्पशन, कि हम क्या अजम्पशन हम अपने दिमाग में क्या सोच कर चल रहे हैं कोई भी थ्योरी देने से पहले, हम जो प्री सपोजिशन हम पहले से क्या सोच कर चल रहे हैं, हमारे स्टेटमेंट हमारी रीजन क्या है, हम कोई भी आवाज़ उठा रहे हैं। अगर एक एग्जाम्पल हमने ऊपर देखा था कि फ्रीडम है, तो हम फ्रीडम से क्या समझते हैं, ठीक है, तभी तो हम आगे वाले को अपनी बात से सेटिस्फाई कर पाएंगे, वो अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा। ये हो गया फोर्थ फीचर। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, all of us exist and think act, but these assumption and presupposition do not always articulate them, ठीक है। एक एग्जांपल हम देखते हैं कि 17th सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया था, दे बिगन टू थिंक एंड स्पीक ऑफ पॉलिटिक्स, उन्होंने ये सोचना और बोलना शुरू कर दिया था कि पॉलिटिक्स विदाउट अपील टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स, कि अब हम पॉलिटिक्स करेंगे रिलीजियस प्रिंसिपल से अलग होकर करेंगे। जैसे पहले क्या होता था कि उलेमा के ऊपर बेस्ड होती थी, बहुत सारी जगह पे शरिया के ऊपर बेस्ड होते थे। अब उन्होंने 1917 सेंचुरी में इंग्लैंड में उन्होंने कहा कि हम जो पॉलिटिक्स है उसको रिलीजियस प्रिंसिपल से अलग कर देंगे। इट वॉज लेफ्ट टू हॉब्स, तो ये हॉब्स की जिम्मेदारी थी। अब उसने क्या किया कि हॉब्स ने आगे इसको कंटिन्यू किया, आर्टिकुलेट दिस न्यू बैकग्राउंड अजम्पशन एंड शो दैट इट वॉज पॉसिबल टू कंडक्ट पॉलिटिक्स इन अ पार्टिकुलरली सेक्युलर मैनर। तो उसने कहा कि हाँ ये भी पॉसिबल है कि हम जो पॉलिटिक्स है वो पूरे तरीके से सेक्युलर तरीके से होकर करें। जो हमारे प्रियम्बल के अंदर भी है ना सेक्युलर, सेक्युलर वर्ड मतलब कि किसी भी रिलीजन से कनेक्टेड ना हो। तो पहले कोई भी चीज़ अगर मनवानी होती थी, 17th सेंचुरी से पहले की बातें हैं, अगर कोई भी चीज़ मनवानी होती थी तो हम उसको किसी न किसी रिलीजन से कनेक्ट कर देते थे। जैसे अगर आपको ये बोला जाए कि पहले के टाइम में क्या हुआ था कि पेड़ काटते थे पहले के टाइम में भी, तो जो पीपल का पेड़ है वो ज़्यादा ऑक्सीजन देता है दिन में भी और रात में भी, तो लोग उसको ना काटें लकड़ियों के लिए। तो कुछ लोगों ने ऐसा कह दिया कि इसके अंदर भगवान का वास होता है, तो उसको रिलीजन से कनेक्ट कर दिया, है ना। तो और फिर लोग उसको नहीं काटते थे। हो सकता है ये बात सच भी हो, वो फाइनल कॉल आप पे कि आप मानो या ना मानो, ठीक है। तो बाद में इन्होंने क्या किया कि जो पॉलिटिक्स थी उसको सेक्युलर तरीके से करना शुरू कर दिया, रिलीजियस प्रिंसिपल से उसको अलग कर दिया 17th सेंचुरी के अंदर। फिफ्थ जो फीचर है, पांचवा जो फीचर है फिलोसफी का मतलब थ्योरी का, यहाँ पर जो पांचवा जो फीचर आता है थ्योरी का, यहाँ पर फिलोसफी और थ्योरी दोनों डाइवर्ज होना शुरू हो जाती है, दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग होना, अलग अलग डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है। हमने अभी तक देखा था कि फिलोसफी और थ्योरी दोनों लगभग एक ही चीज़ है, लेकिन फिफ्थ फीचर के अंदर थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाते हैं। अ थ्योरी एस्पायर टू सम डिग्री ऑफ जनरलिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन, एक थ्योरी मैंने आपको बताया था कि कुछ हद तक एक थ्योरी के अंदर जनरलिटी होनी चाहिए। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि दिस डज नॉट मीन दैट ऑल थ्योरीज मस्ट हैव यूनिवर्सल इन स्कोप, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी जो थ्योरीज होती है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, कि मतलब पूरे विश्व के लिए एक ही थ्योरी हो जाए। हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट कुछ तो जनरलिटी हो। जैसे कि मोशन, थ्योरी ऑफ मोशन है वो यूनिवर्सल है कि थ्योरी ऑफ मोशन इज दैट अप्लाइज टू इक्वली टू प्लैनेट एज इट डज टू रोलिंग स्टोन। जो मोशन की जो थ्योरी है 10th में हमने देखी थी, वो प्लैनेट्स के ऊपर वो अप्लाई का होता है, किसी चीज़ के ऊपर लागू होना, इक्वली मतलब समान तरीके से लागू होती है प्लैनेट्स पर भी मतलब ग्रहों पर भी। और जो रोलिंग स्टोन है मतलब कि जो स्पेस में जो घूमते हुए पत्थर है, जैसे एस्ट्रॉइड, मीटियोराइट और जो कॉमेट्स होते हैं, तो उनके ऊपर भी समान तरीके से मोशन की थ्योरी लगती है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया, जनरलिटी हो गई, ठीक है। Likewise, we could have a descriptive study of Indian nationalism or an empirical study of the causes of Indian nationalism। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर हम इंडियन नेशनलिज्म को स्टडी कर रहे हैं, हम उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं कि क्या है, हम उसके पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो हमें उसकी एम्पिरिकल स्टडी भी करनी चाहिए कि हमें ये भी देखना चाहिए कि आखिर जो इंडियन नेशनलिज्म है मतलब भारत के अंदर जो पैट्रियोटिज्म की भावना है, जो हमारे जो देश बनाने की जो सबसे पहले जो मांग उठी थी वो क्यों उठी थी, उसके पीछे आखिर कॉज क्या है। एम्पिरिकल मतलब होता है कि सेंसरी एक्सपीरियंसेस, हम कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं ना उसको एम्पीरियल बोलते हैं। तो हम डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ एम्पिरिकल स्टडी भी करें कि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म के क्या क्या कॉज रहे थे। फाइनली जो सिक्स्थ जो फीचर है, लास्ट जो फीचर है थ्योरी का, वो ये है कि मॉडर्न थ्योरीज कैन नॉट बी प्योरली स्पेक्यूलेटिव एंड मस्ट पास थ्रू एंड देन ट्रांसेंड द एम्पिरिकल वर्ल्ड। पहले के टाइम पे क्या होता था कि थ्योरीज जो भी दी जाती थी ना, तो एरिया क्या था कि इतना मॉडर्न नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो स्पेक्यूलेशन के बेस पर भी थ्योरीज दे दिया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर आपको थ्योरी देनी है ना, तो आप पूरी तरीके से उसको स्पेक्यूलेटिव तरीके से नहीं दे सकते, आप सिर्फ अजम्पशन के ऊपर अंदाजे के हिसाब से कोई भी थ्योरी नहीं फेंक सकते, तो लोग उसको मानेंगे भी नहीं। आप कोई भी थ्योरी दे रहे हैं ना, तो उसे जो साइंटिफिक लॉज है और जो एम्पिरिकल वर्ल्ड है कि आगे अभी से पहले हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं सुन रहे हैं,
आप ऐसा कह दो कि नहीं नहीं चांद ज़्यादा नज़दीक है और दिल्ली है यहाँ से, मतलब मान लो कि बीकानेर से दिल्ली ज़्यादा दूर है क्योंकि चांद हमें दिखता है और दिल्ली नहीं दिखता, तो चांद ज़्यादा नज़दीक है। तो ये स्पेकुलेटिव तरीके से थ्योरी नहीं दे सकते। हमने क्या देखा, हमने क्या ऑब्जर्व किया, हम उस चीज़ के ऊपर, हमने पास्ट कुछ क्या कुछ हुआ, उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करके ही आज के टाइम पे थ्योरी दी जाती है। द डेटा कलेक्टेड बाय साइंसेज, द कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ अ पीपल कैप्चर्ड इन द वर्क ऑफ इंसाइटफुल ऑब्जर्वर्स। तो जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, साइंस के द्वारा, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी हम जो कलेक्ट करते हैं, एंड द कलेक्टिव लिव्ड एक्सपीरियंसेस, जो कि इंसान सोसाइटी के अंदर जो भी लोग जी रहे हैं वो अपनी जो जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है ऑफ ए पीपल कैप्चर्ड इन द वर्क ऑफ इनसाइटफुल ऑब्जर्वर्स, उसको क्या करते हैं कि लोग उसको कैप्चर कर लेते हैं। जो ऑब्जर्वर्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए, जो कल्चर को स्टडी करते हैं, वो क्या करते हैं कि लोग क्या कैसे जी रहे हैं, उनके क्या क्या एक्सपीरियंस है, वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। एंड सोशली एंगेज्ड, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है सोशली एंगेज्ड थिंकर्स। सोसाइटी के अंदर एंगेज्ड होते हैं, मतलब एक्टिव जो थिंकर्स होते हैं आज के टाइम पे, उनकी भी इंपॉर्टेंस है। एंड कमेंसुरेट सोशल साइंटिस्ट कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय थ्योरिस्ट, और जो थ्योरिस्ट होते हैं ना, जो कि थ्योरीज देते हैं, अब वो जो सोशली इंगेज्ड थिंकर्स होते हैं ना, उनको भी वो इग्नोर नहीं करते। जैसे कोई भी थ्योरी दी जाती है तो आज के टाइम पे भी एग्जांपल्स दिए जाते हैं पुराने थिंकर्स के, जैसे कि प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, आपने देखा होगा है ना, तो उनको भी इग्नोर नहीं किया जाता आज के टाइम पे, उनको भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। There is no theory if there is mere description of a lived experience and common sense, but we have theory only in name if theoretical propositions are altogether disconnected from experiences। तो कोई भी थ्योरी नहीं बचेगी अगर हम किसी थ्योरी को सिर्फ स्पेक्यूलेटिव इंटेंट से देखें। हम उसके पीछे का जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी कारण है, जो कॉमन सेंस है उसके पीछे की, हमने जो एम्पिरिकल स्टडी की है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, अगर हम उससे हटाकर देखेंगे ना थ्योरी को, तो थ्योरी सिर्फ नाम मात्र रह जाएगी और कुछ नहीं बचेगा थ्योरी का। थ्योरी इज अ फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन, हमने ये देख लिया था कि थ्योरी एक फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन है। ये सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन, और मैंने आपको पिछले पार्ट में अच्छे से बताया हुआ है, प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और थ्योरी के 6 फीचर हो गए, कॉन्सेप्चुअल सेंसिटिविटी हो गई, रेशनल स्ट्रक्चर, थर्ड फीचर एस्पिरेशन ऑफ ए ह्यूमनली अचीवेबल ट्रूथ एंड ऑब्जेक्टिविटी। किसी भी टॉपिक के अंदर अगर आप डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट के अंदर बेशक लिख सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको समझ आ रहा है तो। और अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके कोई पैसे नहीं लगते। और जो 5th फीचर है वो ये है एन एक्सप्लिसिट मैंडेट टू अनर्थ अजम्पशंस एंड प्री सपोजिशंस, ठीक है। और लास्ट फीचर है स्ट्रॉन्ग नॉन स्पेक्यूलेटिव इंटेंट। सो दस अ थ्योरी मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडोक रिफ्लेक्शन, स्पेक्यूलेशन, एम्पिरिकल इंक्वायरी। तो थ्योरी हमने देखा कि कैसे इन सब बाकी चीज़ों से अलग है। एडोक रिफ्लेक्शन, जो अचानक हमारे दिमाग में आइडियाज आ जाते हैं, ठीक है। स्पेक्यूलेशन, अंदाजों से। एम्पिरिकल इंक्वायरी, कि हम क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम क्या इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। इनटू द पार्टिकुलर रिच इंसाइट एंड इमेजिनेटिव, और जो हम भी इमेजिनेशन करते हैं उन सबसे थ्योरी कैसे अलग है। और थ्योरी इन बाकी चीज़ों से भी अलग है, जैसे आइडियोलॉजी हो गई कोई भी, और वर्ल्ड वाइड व्यू एंड कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी वाला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये जो 6 टॉपिक है ना, मेन तो यही है इसके, ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ आपके, ताकि आपको याद रहे। कॉन्सेप्चुअल सेंसिटिविटी होता है, हमें पता होना चाहिए कि हम जिस चीज़ के लिए थ्योरी उठा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है, ठीक है, उसके कितने टाइप है। फिर हमें पता होना चाहिए रेशनल स्ट्रक्चर, कि वो चीज़ उसके अंदर सही क्या है, गलत क्या है। अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो आपको सही मायने में फ्रीडम की डिमांड करनी चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे किसी को मार देने की फ्रीडम चाहिए, ठीक है, आपको रेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। थर्ड होता है कि आप थ्योरी दो तो ह्यूमनली अचीवेबल तरीके से दो, कि इंसान उसको अचीव कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लंबी लंबी फेंके जा रहे हो। और ट्रुथ पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ फीचर जनरलिटी होनी चाहिए, कि वो कुछ हद तक दूसरी चीज़ों के लिए भी एप्लीकेबल होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है 5th वो है कि एक्सप्लिसिट, अब हम जो थ्योरी दे रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि हम किस, हमारी क्या विचारधारा से, हम क्या मन में सोचकर वो थ्योरी दे रहे हैं, ठीक है, हमारी क्या प्री सपोजिशन है, ताकि हम आगे वाले को सेटिस्फाई कर सकें। अगर हम फ्रीडम की मांग कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें फ्रीडम क्यों चाहिए, और किस चीज़ की फ्रीडम चाहिए, किससे चाहिए, और क्या ये सही है, हम अपने आप को सही तभी तो प्रूव कर पाएंगे। लास्ट है कि एक थ्योरी नॉन स्पेक्यूलेटिव इंटेंट से दी जानी चाहिए, मतलब अंदाजे के ऊपर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मैं अपने चैनल पे रोज़ 3 PM से पहले एक वीडियो हमेशा अपलोड करता हूँ BA पॉलिटिकल ऑनर्स की। मैंने अपने चैनल पे जो पेपर 1 है और पेपर 2 दोनों की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हैं।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।